नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विशेष सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला कथन है, देश के जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये अलोकतांत्रिक होगा। देश एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो इसको हम पक्का नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक हो भी सकता है और नहीं भी। देश पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो यहाँ पर ये लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि ये चीज़ लोकतंत्र के अंदर ही संभव होती है। चौथा है, देश यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, इसका मतलब अलोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। आप इन सूचनाओं के आधार पर देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे। इसके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, देश संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ये भी अलोकतांत्रिक है। देश संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, तो ये एक लोकतांत्रिक कथन होगा। यहाँ पर लोकतांत्रिक है होगा ये देश। तीसरा है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश में संधि नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अलोकतांत्रिक। अब अगला है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो यहाँ पर हमारा कथन होगा अलोकतांत्रिक। अब है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है और क्यों। तो हमारा उत्तर होगा, यहाँ पर कुछ कथनों के बारे में हमारा उत्तर होगा कथन लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में यह पक्ष अच्छा नहीं है। और ख तथा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छे तर्क माने जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की विशेषताओं से संबंधित हैं, किंतु तर्क लोकतंत्र के पक्ष में सही तर्क नहीं है। अब इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, किसी देश की समृद्धि उसके आर्थिक संसाधन तथा नीतियों पर निर्भर करती है। हाँ, नीतियों का लोकतांत्रिक होना जनसामान्य तथा देश के आर्थिक विकास में तो सहायक हो सकता है, किंतु संसाधन के अभाव में सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से समृद्धि नहीं आ सकती। दूसरा होगा, एक गैर लोकतांत्रिक देश भी समृद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए चीन एक गैर लोकतांत्रिक देश है, किंतु अपने संसाधन तथा नीतियों के बल पर उसकी जो गिनती है वो विश्व के समृद्ध देशों में होने लगी है। तीसरा है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक देश भी गरीब हो सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश। यहाँ संसाधन की कमी तथा गलत नीति आर्थिक समृद्धि की राह में रुकावट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहला है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, तो हमारा उत्तर होगा क के लिए अलोकतांत्रिक। संसद को कुछ नियम पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ख है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी, तो हमारा उत्तर होगा ख अलोकतांत्रिक। चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां पर बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हुई थी, यानी कि अलोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। ग है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है।
इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। ये भी अलोकतांत्रिक है। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद से 1/3 आरक्षण की मांग की है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व अभी तक 10% तक भी नहीं पहुंचा है। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 प्रकार के कथन हैं। हमारा उत्तर होगा लोगों को कोई भी तर्क मानने या उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तर्क देने का यह कारण सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अब यहाँ पर चारों में से हमारा जो कथन होगा उत्तर वो सही होगा। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, राइट होगा यहाँ पर। अब है प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। सबसे पहले का उत्तर हम लिखेंगे क का। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। देश की शासन व्यवस्था को सेना के हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जनता के हिसाब से काम करने में असमर्थ साबित हो सकते हैं। सेना हमेशा से ही देश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती आई है और इसका काम ही होता है देश की रक्षा करना। अब कथन ख है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और शिक्षकों का राज। हमें तो होशियारों की शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम न हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 18 साल के सभी युवाओं को हमारे देश में वोट डालने का अधिकार है। भारत में सभी नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को वोट दे सकते हैं। तीसरा है ग, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंप दिया जाए? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ग का, भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर धर्म को देश की राजनीति से जोड़ा जाएगा तो यह एक बड़ा विवाद का रूप ले सकता है। इसलिए राजनीति को कभी भी धर्म गुरुओं के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? पहला कथन है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप कहते हैं। इसका उत्तर होगा, यह कथन लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है। एक पिता को चाहिए कि वो शादी का डिसीजन करने से पहले अपनी बेटी की राय ले, क्योंकि ये उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। दूसरा कथन है, छात्र से शिक्षक कहता है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। हमारा उत्तर होगा अलोकतांत्रिक कथन है। कोई भी विद्यार्थी कक्षा में अपने सवाल उसको पूछ सकता है, उसे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। तीसरा कथन है, अधिकारियों से कर्मचारी कहते हैं, हमारे काम करने के कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो ये कथन लोकतांत्रिक है। कानून के अनुसार ही काम के घंटे को तय किया जाना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताइए। तो सबसे पहला कथन है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। हमारा उत्तर होगा ये कथन लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक ऐसे देश को लोकतांत्रिक कहते हैं यहाँ पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और यहाँ पर चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं। दूसरा कथन है, देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार लिया। उधार के यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। हमारा उत्तर होगा, सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उधार नहीं लेना चाहिए, किसी भी एजेंसी से उधार नहीं लेना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश की 52% लोग बोलते हैं। हमारा उत्तर होगा ग, अलोकतांत्रिक। शिक्षा का माध्यम एक भाषा हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं जो अलग अलग देश क्षेत्रों या देशों से आए हुए होते हैं, इसलिए उन सभी भाषाओं को भी महत्व या बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है घ, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो ये अलोकतांत्रिक है।
लोगों के पास सरकार के खिलाफ उनकी गलत नीतियों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अगर ये देशद्रोह का रूप ले ले तो उन्हें गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है। अब है प्रश्न नंबर ड। देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये कथन अलोकतांत्रिक है, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी अखबार, रेडियो और टेलीविज़न को आदि को खबर छापने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। प्रश्न 10। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की इस असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के स्वरूप में सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। वहीं लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% से आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं का अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जहां गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं, तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11। इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखें। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, हम टॉपिक लगाएंगे लोकतंत्र और गरीबी। ये शीर्षक लगाकर हम लेख लिखेंगे, सामान्य लोगों के हित के लिए लोकतंत्र बहुमत का शासन है, किंतु आजकल इसका उपयोग उन मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है जिनके पास धन, संसाधन तथा शिक्षा है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है। इसीलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सफल रहते हैं। दूसरे, गरीब लोग राजनीति में कम भाग ले पाते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं की ओर सरकार कम ध्यान देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक भारत में अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गरीब और गरीब हुए हैं, जबकि अमीरों में तेजी से वृद्धि हुई है। येन केन प्रकारेण सक्षम लोगों द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाया जा रहा है तथा गरीब इनसे वंचित रहे जा रहे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में तेजी से ह्रास होता दिख रहा है। राजनेता अक्सर अमीरों और पूंजीपतियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनेताओं ने राजनीति को एक व्यवसाय में परिणत कर लिया है। वे अब जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जा रहे, अपने व्यक्तिगत और वर्गीय फायदे के लिए इसे पेशा बना रहे हैं। राजनीति में धन और बल के उपयोग ने इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया है। यह ऊपर से लोकतांत्रिक दिखते हुए भी व्यवहार में स्वेच्छाचारी है। आए दिन होने वाले घपलों के द्वारा विकास की राशि को नेताओं द्वारा और अन्य सक्षम वर्गों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। फलतः गरीब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। जनता के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वह जब चाहे अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सके। यह उन्हें जवाबदेह बना देगा। साथ ही चुनाव में धन के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। तभी लोकतंत्र का सही रूप सामने आएगा और आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।